हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती भाई सौरभ में। और आज का जो सेशन है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को हम लोग शुरू करेंगे। तो पहले आप लोगों से कुछ बात कर लें। देखिए, बात करने से पहले थोड़ा चलिए समझते हैं, तब तक ओपन होने दीजिए। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका होती क्या है। सबसे पहली बात ये आती है कि जो उद्देशिका और या प्रस्तावना जो होती है वास्तव में होती क्या है। तो प्रस्तावना जो होती है किसी भी देश के उद्देश्यों को दर्शाती है। क्या करती है? किसी भी देश के उद्देश्यों को दर्शाती है। और जो प्रस्तावना होती है ना, वो संविधान का सार होती है, निचोड़ होती है। तो इसमें आप लिखेंगे क्या, लिख लीजिए फटाफट। प्रस्तावना किसी देश के उद्देश्यों को दर्शाती है। तथा यह संविधान का सार होती है। संविधान का सार होती है। उद्देशिका क्या होती है? संविधान का सार होती है और उस देश के उद्देश्यों को दर्शाती है। ठीक है, क्या करती है? उस देश के उद्देश्यों को दर्शाती है। अगर भारत की प्रस्तावना की बात करें, भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, देखिए आगे क्या लिखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सार या भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विकास, इस तरह से लिख लीजिए आप। अब आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें लिखा है कि जो सब्सक्राइबर है ना, वो 23.3% ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और वो लोग देखते हैं। लेकिन 76.7% ऐसे लोग हैं जो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। अगला आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। ये आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। सर, रेगुलर रहेगी क्लास या आप हमेशा की तरह बीच में छोड़कर चले जाएंगे? तो भाई देखिए, रेगुलर रहेगी क्लास, अब कोई ब्रेक नहीं होगा जब तक आपका संविधान खत्म नहीं हो जाता। हाँ, ऐसा हो सकता है कभी अगर प्रॉब्लम होती, देखिए प्रॉब्लम तो सभी को हो जाती है, सर्दी जुकाम बुखार ऐसी समस्या होगी तो आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो नहीं मिल पाएगी, वरना आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। और एक और स्क्रीनशॉट है, सही है, खान सर के जैसा एकदम। भाई मैं खान सर के जैसा तो नहीं, मैं खुद के जैसा हूँ। हाँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और हाँ, आपसे एक और जानकारी शेयर करनी थी। आप लोग कमेंट में ट्वीट छोड़ दिया करें, जिससे क्या हो, हम आगे क्या करें, उन आने वाली वीडियो में बोलें और उनके साथ उनका नाम भी बोलेंगे कि किस भाई ने, किस बहन ने इस ट्वीट को भेजा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसका विकास। तो एक बात यहाँ पर समझें कि जो भारतीय संविधान है ना, भारतीय संविधान जो है लगभग 60 देशों से प्रभावित है। 60 देशों से प्रभावित है।
और एक बच्चे ने ये भी कहा था कि सर प्रोजेक्टर से पढ़ाइए। तो देखिए हम प्रोजेक्टर से इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि जब हम हाथ से लिखते हैं तो आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं होती है और हाथ से लिखा हुआ अच्छे से समझ में भी आता है। प्रोजेक्टर से क्या होगा, बस पढ़ते चले जाएंगे। प्रस्तावना किसी देश के उद्देश्यों को दर्शाती है, यह संविधान का सार है। फटाफट अगली लाइन बोलेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विकास। फिर बोलेंगे भारतीय संविधान 60 देशों से प्रभावित है। अरे भाई ऐसे मजा नहीं आएगा ना। जब हम अपने हाथों से साथ साथ लिखेंगे और आप भी साथ साथ जब लिखेंगे तो वो दिमाग में बहुत आसानी से प्रवेश करेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो इसलिए प्रोजेक्टर से हम नहीं पढ़ा रहे हैं। समझ गए बात? चलिए और एक लाइन और लिखिए। जो भारतीय संविधान है ना, भारतीय संविधान को उधार का ठेला कहते हैं, का ठेला भी कहा जाता है। याद रहेगा क्योंकि भाई ये लगभग 60 देशों से प्रभावित है, तो इसलिए इसको उधार का ठेला भी कह देते हैं। क्योंकि हमने अलग अलग 60 देशों से अपने संविधान को क्या किया है, लिखा है। अलग अलग 60 देशों से हमने चीजों को उठाया है और अपने संविधान में रख दिया है। इसमें भी भैया मेहनत पड़ती है, पढ़ना पड़ता है किस संविधान में कौन सी बढ़िया चीजें हैं। तो भाई 60 संविधान को पढ़ना कोई हल्की बात नहीं है, और वो भी 2 साल 11 माह 18 दिन में पढ़ा भी, उसको लिखा भी, लोगों के लोगों के अंदर जो विचार थे उनको समझाया भी। मतलब सारी प्रक्रिया सिर्फ 2 साल 11 माह 18 दिन के अंदर हुई और 60 देशों से उठाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि 2 साल 11 माह और 18 दिन में तैयार किया गया संविधान। ठीक है, आप अंदाजा लगाइए 60 संविधानों को पढ़ा गया होगा, और जब 60 संविधानों को पढ़ा गया होगा उसमें जो अच्छा जो पॉइंट था उसको उठा के भारतीय संविधान में रखा गया। 2 साल 11 माह 18 दिन में जब संविधान को अलग अलग स्थानों से उठाकर एक संविधान में पिरो दिया गया, तो आप बताइए कि आप इस 2 साल वाले संविधान को 6 महीने में समाप्त नहीं कर पाएंगे क्या? इसके साथ साथ 2 साल 11 माह में भैया 60 बुकों को खत्म किया। आप सोचिए 60 बुकों को खत्म किया तो आप 5 बुकें खत्म नहीं कर पाएंगे 2 साल में। 4 से 5 बुकें पढ़ डालो, रीजनिंग की पढ़ डालो, ठीक है, मैथ की पढ़ डालो, इसके साथ साथ जीएस की कोई एक बुक उठा लो, उसको पढ़ डालो जिसमें सब कुछ हो। ठीक है, और उसके अलावा आपको सिर्फ क्या पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है। 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और 4 सब्जेक्ट भैया 60 से तो कम ही है। आप देखिए अगर सोचेंगे कि हमसे ये कैसे होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आते हैं कि अगर हम बात करें विश्व में सबसे पहले जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में लिखी गई। ठीक है, इतना आप नोट कर लें। इसके बाद हम लोग प्रस्तावना पर कहे गए कथनों को करेंगे। ठीक है, जो कथन कहे गए हैं, लोगों ने अलग अलग बात कही है प्रस्तावना को कि प्रस्तावना ये है, प्रस्तावना वो है, प्रस्तावना ये फलाना ढिकाना, पता नहीं क्या क्या लोगों ने बोला है, जो महान लोग रहे हैं हमारे भारत के अंदर। चलिए इतना नोट करिए पहले। देखिए अब हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से प्रस्तावना पर कहे गए कथनों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो संविधान भारतीय, ऐसे लिखें, प्रस्तावना पर कहे गए अनेक कथन,
देखिए, जो भारत की प्रस्तावना है इसको एक बीवी की तरह समझिए। कैसे? बीवी क्या होती है? बीवी क्या होती है? परिचय पत्र होती है। ठीक है, क्या होती है? परिचय पत्र होती है। पति का परिचय पत्र होती है। इसके बाद बीवी और क्या होती है? बीवी आत्मा होती है। आत्मा, आभूषण और किसी पति के लिए एक कुंजी भी होती है। पत्नी जो होती है आत्मा, आभूषण और कुंजी होती है, और कुंजी होती है। इसके बाद पत्नी और क्या होती है? पूरा जन्म कुंडली खोल के रख देती है जब बीवी आती है ना, तो हम बोलेंगे यहां पर जन्म कुंडली होती है। जन्म कुंडली होती है। इसके बाद अगला लिखेंगे, देखो भाई, पति का जो परिचय पत्र होती है, आत्मा, आभूषण और कुंजी होती है, जन्म कुंडली होती है, कौन होती है? पत्नी होती है। ठीक है, अगला लिखेंगे, पत्नी जो होती है शादी के बाद पति का एक नया जीवन प्रारंभ होता है, तो कह सकते हैं आदि वाक्य होती है। आदि वाक्य या प्रारंभ। प्रारंभ, ठीक है। इसके बाद जो पत्नी होती है ना, वो क्या होती है? दीर्घकालीन स्वप्नों का विचार होती है पत्नी, है ना। पति के लिए क्या होती है? दीर्घकालीन स्वप्नों का विचार होती है। विचार होती है। और क्या होती है? जो पत्नी होती है गहन रहस्यों का सिद्धांत होती है। कोई नहीं समझ सकता, महादेव भी नहीं समझ पाए थे। यह है गहन रहस्यों का सिद्धांत होती है। इसके बाद एक अंतिम और लिख लीजिए आप, पत्नी आत्मा है, मतलब प्रस्तावना। प्रस्तावना आत्मा है, मतलब पत्नी आत्मा है। संविधान उसका शरीर, मतलब पति उसका शरीर। संविधान उसका शरीर। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा इंक डालते हैं। देखिए, अब फिर से एक बार हम पूरा समझा देते हैं। और ये कथन कहे किसने, इनके अभी नाम लिखेंगे। प्रस्तावना जो होती है परिचय पत्र होती है, ठीक है। इसके बाद प्रस्तावना आत्मा, आभूषण और कुंजी होती है। प्रस्तावना जन्म कुंडली होती है। प्रस्तावना आदि वाक्य या प्रारंभ वाक्य है। जो प्रस्तावना है वो दीर्घकालीन स्वप्नों का विचार है। और जो प्रस्तावना गहन रहस्यों का सिद्धांत होता है। प्रस्तावना आत्मा है, संविधान, देखिए ऐसे बोलेंगे, प्रस्तावना आत्मा है तो संविधान उसका शरीर, ठीक है। अब ये कथन जो कहे हैं वो किसने कहे हैं, एक बार और समझा दे। देखिए, पत्नी को ऐसे समझिए, ये प्रस्तावना जो है वो क्या है? पत्नी है। पत्नी रहस्य परिचय पत्र होती है किसी पति के लिए। और जो पत्नी होती है वो आत्मा, आभूषण और कुंजी होती है। पत्नी जन्म कुंडली होती है, भैया पूरी जन्म कुंडली खोल के रख देती है। पत्नी आदि वाक्य होती है, मतलब फिर से वो भैया नए जीवन की शुरुआत करता है। जो पत्नी होती है ना, वो दीर्घकालीन स्वप्नों का विचार होती है। शादी होके आता है तो वही पति जो होता है वो नए नए सपने देखने लगता है। और पत्नी गहन रहस्यों का क्या होती है? सिद्धांत होती है। भैया इसके रहस्य, जो पत्नी होती है उनके रहस्यों का पता लगा पाना नामुमकिन है, ठीक है। प्रस्तावना, देखिए पत्नी आत्मा है, क्या है? प्रस्तावना आत्मा है तो पति यानी संविधान उसका शरीर है। अब ये कथन कहे किसने है, तो ये लिखेंगे आपने, परिचय पत्र होती है। तो सब जो प्रस्तावना परिचय पत्र होती है किसने कहा? एन के पालकीवाल ने कहा। और आत्मा, आभूषण और कुंजी किसने कहा?
दास भार्गव। किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव। जन्म कुंडली होती है, प्रस्तावना जन्म कुंडली होती। ये वाक्य किसने कहा? के एम मुंशी ने कहा, के एम मुंशी ने। ठीक है। अगर हम बात करें आदि वाक्य या प्रारंभ वाक्य है, ये बात किसने कही थी? गोविंद दास ने कही, गोविंद दास। दीर्घकालीन स्वप्नों का विचार होती है प्रस्तावना, कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा, कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है। यह गहन रहस्यों का सिद्धांत होती है, जेपी कृपलानी ने। इसके बाद प्रस्तावना आत्मा है तो संविधान उसका शरीर है, सुभाष कश्यप ने कहा, सुभाष कश्यप। ठीक है। तो ये आपको मुझे लगता है याद भी हो गए होंगे। आप सोच रहे होंगे इतना स्लो, इतना मतलब ज्यादा स्लो क्यों पढ़ाया? क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है। तो इसलिए इतना धीरे से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आपने ये सब कुछ लिख लिया हो तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए जो प्रस्तावना थी ना, जो मूल प्रस्तावना थी, मूल प्रस्तावना में शब्दों की संख्या जो थी कितनी थी? 85 थी। संख्या 85 थी। ठीक है। अगला पॉइंट लिखें। अब कहानी आती है 42वें संविधान संशोधन की। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 में, 1976। देखिए याद कैसे रखेंगे? 42वां संविधान संशोधन 4 और 2 कितना होता है? 6, तो 76 हो गया। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एक शब्द और था अखंडता। ठीक है। अब याद इतना रखना है, जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता है, ये किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो याद रहेगा 1976 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। ठीक है। आईएमपी इस पर भी लिख लेना, थोड़ा भैया इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अगला पॉइंट लिखेंगे। क्या था? जो भारतीय संविधान था ना, भारतीय संविधान में जो जम्मू कश्मीर था उसके लिए ये शब्द लागू नहीं होता था, अखंडता। तो अब कहानी आती है 31 तारीख का समय था, 31 अक्टूबर 2019 का समय था। ठीक है। 19 को जम्मू एंड कश्मीर को संघ शासित प्रदेश का दर्जा मिलते ही, इसमें लिख लेना आईएमपी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रदेश का दर्जा मिलते ही ये शब्द यहां भी लागू हुआ, ये शब्द यहां पर भी लागू हो गए। ठीक है। इतनी बात याद रहेगी।
क्योंकि यहाँ का अलग ही सिस्टम था जम्मू कश्मीर का, जब 31 अक्टूबर 2019 से पहले का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हेडिंग डालेंगे हम लोग अपनी प्रस्तावना। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए फटाफट, इसको रफ करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझिए, जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना का हम लोग क्या करेंगे, अब पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि प्रस्तावना के अंदर जो भी प्रश्न बनेगा उसको निकाल कर बाहर लेकर आएंगे हम लोग। और प्रस्तावना जो है थोड़ा लंबा खींचेगी, हो सकता है 2 सेशन और हो या 3 सेशन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रस्तावना से आपका जीवन में कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको याद करनी होगी प्रस्तावना। अब कहानी आती है कि प्रस्तावना को याद कैसे करें। ये बड़ा कठिन लगता है प्रस्तावना को याद करना। तो हमने भी क्या किया, प्रस्तावना को थोड़ा सरल करने के लिए इसको 3 भागों में बांटा। ठीक है, 3 भागों में बांटा, और ये जो 3 भाग हैं आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए प्रस्तावना लिखते हैं हम लोग। प्रस्तावना, और यहां लिखेंगे भाग 1। प्रस्तावना का भाग 1 हम शुरू करेंगे, तो लिखेंगे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक तो यहां तक आपका भाग 1 होता है। इसको एक बार देखें, थोड़ा क्रम याद रखेंगे। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहां पर क्या शब्द हुआ, भारत के लोग। ठीक है, भारत को क्या बोला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। कितने शब्दों का प्रयोग हुआ यहाँ पर, लोग। अब अगर हम पूछें आपसे कि भारत शब्द का कितनी बार जिक्र हुआ है, तो 1 और 2, और लोग शब्द का जिक्र कितनी बार हुआ है पूरी इस प्रस्तावना में, तो 1 बार। और संपूर्ण प्रभुत्व क्या याद रखेंगे, अब इनका क्रम याद रखेंगे। 1 नंबर समाजवादी, 2 नंबर पंथ निरपेक्ष, 3 और लोकतंत्रात्मक 4, 5 गणराज्य बनाने के लिए ना। कैसा, संपूर्ण प्रभुत्व और इसके बाद समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक क्या बनाना है, हमें गणराज्य बनाना है। तो ये हमें लगता है इतना याद हुआ होगा। हम भारत के लोग भारत को, हमारे साथ बोलिएगा, हम भारत के लोग, क्या बोलेंगे, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक, ये भाग 1 में हमने इतना कवर किया। अब यहां से कहानी शुरू होगी आपकी। ठीक है, आपकी यहां से क्या होगा, प्रश्नों का सिलसिला शुरू होता है। अब यहां पर आप लिखेंगे प्रस्तावना में शब्दों का क्रम। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ शब्दों का क्रम कौन सा होगा, और 4 ऑप्शन दे दिए जाए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो इसलिए लिख लेना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद क्या आया, समाजवादी आया, समाजवादी
और इसके बाद आगे क्या आया हमारा, पंत निरपेक्ष। पंत निरपेक्ष। इसके बाद अगला शब्द क्या आया, पंत निरपेक्ष के बाद आया लोकतंत्रात्मक। और इसी क्रम में अगला जो शब्द है वो है गणराज्य। बोलिए, ये क्रम याद हुआ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंत निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिक। ठीक है, ये क्रम याद हुआ। चलें आगे। अब एक शब्द आया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये आया भी। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा हम समझते हैं। प्रभुत्व जो है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करते हैं तो जो प्रभुत्व है, प्रभुत्व लैटिन भाषा के सुपरनस शब्द से बना है। ठीक, आगे लिखेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है, इसका मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति, यानी कि सबसे बड़ी शक्ति। ठीक है, ये जो सर्वोच्च शक्ति शब्द जो आया है, अब इसको समझते हैं, मतलब ये किस प्रकार की सर्वोच्च शक्ति है। तो जो देश होता है ना, भारत जो है, वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के लिए पूर्णतया क्या है, स्वतंत्र है। यहाँ पर ना तो भारत पर आंतरिक दबाव रहता है, ना ही बाह्य दबाव रहता है। वो अपने फैसले स्वयं ही ले सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व बोलते हैं। ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसको आप अपने पिताजी से समझ सकते हैं। क्या होता है, घर का जो मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं, पिताजी होते हैं। और पिताजी आंतरिक मामले भी ले सकते हैं और बाह्य मामले भी ले सकते हैं। ठीक है, आंतरिक मामले लेने में भी कोई दबाव नहीं होगा और बाह्य मामले लेने में भी कोई किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता है। तो वो क्या हो गए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गए अपने आप में। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो देश है ना, वो क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ना तो इस पर बाह्य प्रेशर रहता है, ना आंतरिक दबाव रहता है, प्रेशर। ठीक है, ना बाह्य प्रेशर ना आंतरिक प्रेशर, मतलब किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है अपने फैसले लेने के लिए। तो इसी को बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। बात समझ में आ गई, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, मतलब लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है, जब आंतरिक व बाह्य मामलों में अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो, तो वो क्या कहलाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। इतना आप लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की हम लोग क्या करते हैं, क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे और कल शुरू करेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इन सभी पर चर्चा करेंगे। पूरा एकदम बाल से खाल निकालने वाले हम लोग, और हो सकता है इसके 4 से 5 भी सेशन हो जाए। तो परेशान मत होना, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले। तो आज का सेशन, हाँ, सेशन के बारे में बाद में पूछेंगे। आप लोग क्लास खत्म होने के बाद एक बढ़िया सा क्वेट लिखें और उसको आपके नाम के साथ यही स्क्रीनशॉट लेकर लगाया जाएगा और उस क्वेट को हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है,
चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और आप कमेंट में बताइएगा कि आज का जो सेशन था वो कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी हमने आप लोगों को दिखाया कितने लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और कितने लोग नहीं किए हुए हैं। तो ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।